नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर निर्दमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय की एलएलएम प्रवेश परीक्षा को लेकर हम लोग बात करते आए हैं और पहले हम लोगों ने बात करी है उन सवालों की जो पहले पिछले वर्षों में पूछे गए थे। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि चूंकि विश्वविद्यालय में जो एलएलएम का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, आपके सीनियर्स का मीन्स जो अभी जस्ट एडमिट हुए हैं, जिनका एडमिशन हुआ था, तो उसी बैच की एक होनहार छात्रा हमारे साथ में है, जिनके साथ बातचीत करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आपका नाम है स्नेहा तिवारी। स्नेहा, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। राधे राधे, मेरा नाम स्नेहा तिवारी है। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से 2023 में एलएलबी पास किया और अभी मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम चल रहा है। आपने आपने बताया कि 2023 में आपने एलएलबी पास करी है। जी। तो आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के अलावा किसी और भी विश्वविद्यालय का कोई एंट्रेंस वगैरह दिया था, कोई परीक्षा दी थी? जी, मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी दिया था। अच्छा, क्या रैंक थी वहाँ पे? वहाँ पे मेरी फर्स्ट रैंक थी। अरे वाह। और यहाँ पे मेरी जनरल में 58 और ईडब्ल्यूएस में 8th रैंक थी। अच्छा, चलिए यहाँ से एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 8 तक और जनरल में 58 तक पिछली बार हुआ था। इसके आगे भी शायद हुआ था? जी हाँ सर, वो सेकंड लिस्ट भी आई थी, उसमें हुआ था। चलिए, वो तो कट ऑफ वगैरह की बात हम लोग करते रहेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग जो मुख्यतः बात करने वाले हैं, जो सबसे एक अहम सवाल रहता है, जैसे आप भी जब लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी कर रही थी, यहाँ के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रही थी, तो सबसे बड़ा जो एक सवाल रहा होगा मन में, जो कि पेपर सबमिट हो जाता है तो सवाल नहीं मिलते हैं, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको लगती है कि किसी भी नए बच्चे को जो अभी समय चूँकि कम बचा हुआ है, तो उसको सबसे अधिक किस विषय पर फोकस करना चाहिए? कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर थोड़ा कम भी ध्यान दे तो चल जाएगा? इस प्रकार से थोड़ा बता दीजिए। सर, मैं सबसे पहले थोड़ा सा जी पीछे जाके बताना जी। चाहूँगी। मैंने जब 2023 में अब देना था मुझे घर के पास जो यूनिवर्सिटी है उसका, तो मैंने डीडीयू और एलयू और सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था। तो डीडीयू का एज सच यूट्यूब पे कोई हेल्प मुझे मिला नहीं, कोई ऐसा चैनल हो जिससे, और आपके चैनल पे मुझे एक वीडियो मिली, प्रथम उपाध्याय। वैसे आपके चैनल पे बहुत सारे लोगों का पड़ा हुआ है। प्रथम जिनका नाम ले रही है, प्रथम ने सत्र, मुझे थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी पहली रैंक थी और आप थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो वीडियो भी वो वहाँ पड़ी हुई है। जी जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बोलूँगी भैया थैंक यू, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा कि अच्छा ऐसी चीज़ें पढ़नी है और फिर ऐसे टॉप कर लेंगे। तो हालांकि उस बार मेरा हो नहीं पाया, उसके पीछे कारण था कि डीडीयू का पेपर लीक हुआ था, कई बार रिजल्ट आए थे, और एलयू का जब था तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, और सीयूईटी के टाइम पे हमारे एकेडमिक के एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उधर फोकस था, तो उस वजह से हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने अगेन, एक और भी रीज़न था कि कहीं ना कहीं बेसिक जो है मेरा वो वीक था, तो उस पर हमको काम करना था और सर वो नहीं। तो किन किन विषयों पर सबसे ज़्यादा आपने काम किया, जहाँ से आपको एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा सवाल मिले? कौन से विषय सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं? सर, विषय तो लगभग जितने हैं सबसे पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम्स है जिसमें आईपीसी एविडेंस है, सीआरपीसी और सीपीसी नहीं आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट, और सर ये दो यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। हाँ, डीडीयू में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ, टीपीए को अलग से डाला गया है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि किस विषय से कितने सवाल पूछे जाएंगे, इसका कोई पहले से तय एक कहें प्रारूप नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है जहाँ से आपको ये पता चल जाए कि जूरिस्प्रूडेंस से इतना सवाल आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से इतना सवाल आएगा। लेकिन आपने चूंकि एंट्रेंस दिया था, तो आपको सबसे ज़्यादा सवाल किस विषय से मिले थे? किस टॉपिक से, मतलब किस विषय से मिले थे? सर, मेरा ऐसा मुझे ऐसा देख के लगा था कि लगभग सारे सब्जेक्ट से 8 से 10 सवाल तो होते ही हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ की होती है, क्योंकि मेरा रैंक जो 1 आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि मेरा जूरिस्प्रूडेंस अच्छा था, मैंने उस पर काम किया था, और कहीं ना कहीं आपके चैनल से भी मुझे ये पता चला था कि जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो रैंक अच्छी आती है जी। और तो मैंने ये वाली बात हम लोगों ने अभी जो पहले के वीडियोज़ उसमें ये बात कही भी है कि एक तो सवालों का जो बड़ा बंच है, जो सवालों का बड़ा हिस्सा है, वो आपको जूरिस्प्रूडेंस से और इंटरनेशनल लॉ से मिलता है। और अगर आपके ये दो विषय ठीक हैं, आमतौर पे हम लोग जब जिस समय एलएलबी कर रहे होते हैं, थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस को रूखा विषय मान करके या इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा सा एलियन सा विषय मान करके हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान कम देते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कह रहा हूँ, सबकी नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ से थोड़ा सा कहें कि हम लोग थोड़ा पीछे भी हो जाते हैं। अच्छा, तो सबसे जो तैयारी के लिए आपकी कोई मतलब जो किताबें जिन आपके लिए जो काम आई, या जो कुछ ऐसी गाइड, चूँकि विश्वविद्यालय की जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस है
उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइड नहीं आती कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ही लिए ये वाली गाइड है, तो आपने किन किताबों का सहारा लिया, कौन सी किताबें ठीक हैं, जरूरी है? सर मैंने सामर्थ्य अग्रवाल की जो परीक्षा मंथन होती है जी उससे तैयारी की थी, AK जैन से की थी। जी बट एक चीज़ ये अक्सर बच्चे पूछे भी, बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि क्या बस परीक्षा मंथन तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। जी तो सर क्वेश्चन एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपका बेस मैटर करता है। जैसे ऑस्टिन ने कहा है लॉ इज कमांड ऑफ सोवरिन, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। एनालिटिकल स्कूल लॉ को एज इट इज देखता है, और जितने भी जूरिस्ट आते हैं वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं लॉ को लेके। तो कहीं ना आप अगर ऑप्शनल तैयार करते हैं तो ऑस्टिन ने बोला लॉ इज कमांड ऑफ सोवरिन, ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि वो एनालिटिकल स्कूल से और इतना। और जब वैसे क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, क्योंकि आप बस एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर लगा के जाते हो तो आप बेसिक क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। वो वही कर पाएगा, वही अच्छे से डील कर पाएगा जिसका बेस स्ट्रांग रहेगा। और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कमी थी जिस पे मैंने काम किया, क्योंकि ये जो गैप मिला था इसमें मैंने हर सब्जेक्ट का, बस ये नहीं है कि इंट्रेंस पर्पज से सर, मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कंपनी लॉ और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट को फिर पढ़ा मैंने। मतलब सेल्फ से कहिए तो मैंने फिर LLB एक बार की 1 साल में। तो जो मैं इतनी देर की बात में समझ पा रहा हूँ ये है कि आप जो एक कहें कि कुछ सवाल जो फैशन में है, जो बहुत चर्चा में है, अगर आपको लग रहा है कि केवल उन्हीं सवालों को आप टच करके आ जाइए, या बस केवल उन्हीं सवालों की, जैसे आपने ऑस्टिन की बात कही तो ऑस्टिन से जुड़ी चीज़ जो है वो बहुत मशहूर सी आपने बताई, या डीन रॉस्कोपॉन सुनते ही हमारे मन में सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी आ जाती है, जूरल पोस्टुलेट्स आ जाता है, केल्सन को सुनते ही ग्रैंड नॉर्म समझ में आता है, प्योर थ्योरी समझ में आता है, लेकिन उसके डेप्थ में जाकर के सवाल पूछने का ट्रेंड है। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ऊपर ऊपर देख करके चले आए तो वहाँ सिर्फ आप MCQ पे रिलाई नहीं कर सकते, आपका बेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बेसिक क्वेश्चन या ऐसे डीप से उठा लिया तो वहाँ वही बच्चा कर पाएगा जो जिसने अच्छे से पढ़ा हो उस चीज को। अच्छा, आपकी जो पृष्ठभूमि है, चूंकि एक जो अपने चैनल पे जुड़ा हुआ जो बड़ी जनसंख्या है वो हिंदी माध्यम की है, और वो हिंदी माध्यम के लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय का जो LLM की जो पढ़ाई है, मीन्स मान लीजिए एडमिशन हो गया तो जो उनकी पढ़ाई है, अब तो आपका 2 सेमेस्टर पूरा हो चुका है, तो क्या पढ़ाई करने के लिए हिंदी माध्यम होना बाधक है? हिंदी माध्यम होने में कोई समस्या है? यहाँ पर आने में कोई दिक्कत होगी? नहीं, ऐसा सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोफेसर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ की फैकल्टी सर बहुत अच्छी है जी। हेल्प करने में, कोई भी चीज़ पूछो तो ये तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, नो डाउट। मीन्स नहीं, आप इसको जैसे कुछ लोग ये भी समझेंगे कि शायद हमारी आपकी एक आपस में क्या कहते हैं उसको, एक पहले से सोचा हुआ है हम लोगों ने कि विश्वविद्यालय को प्रमोट करेंगे। नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ही खुले मन से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी माध्यम के छात्रा हैं, या किसी भी प्रांत के किसी भी जनपद के हों, दूर दराज के हों, अगर आपके मन में लगता है, आप गोरखपुर से हैं, अगर आपके मन में लगता है कि आप किसी पूर्वांचल के किसी क्षेत्र से हैं, ब्रज से हैं, अवध से हैं, कहीं से ऐसी जगह से हैं जहाँ पर शायद आप हिंदी माध्यम से पढ़ करके आ रहे हैं तो यहाँ पर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये केवल मेरी और इनकी बात पे आपको विश्वास नहीं करना है। आप जब यहाँ पर एडमिशन लेकर के आएंगे तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। फीस की क्या स्थिति है? पहले सेमेस्टर की फीस लगभग कितनी लगती है, क्या होता है? सर 6500 समथिंग है। 6500 रुपये फीस है। खैर वो तो आपके ब्राउज़र में मिल ही जाती है। अब हम लोग एक एक करके विषयों की अगर बात कर लें तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के जो सवाल हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का चूंकि 2 हिस्सा है, हम लोग जब अपने सेमेस्टर में कहीं भी पढ़ते हैं, एक बार जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक बार स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या दोनों हिस्सों में से कोई एक हिस्सा ऐसा है जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं? हाँ सर, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से केस लॉ भी आते हैं, उसका आपको कुछ नहीं मतलब छोड़ना है, आप उसके सेक्शन आप इन विषयों की जब बात कर रही हैं तो उस समय अगर आपके मन में कोई भी सवाल याद आ रहा है अगर आपको, तो वो बताएंगी तो थोड़ा लाभ मिलेगा। हाँ सर, जैसे मैंने क्या किया था, जितने भी ये सेक्शन वाइज है इनका इंडेक्स जो है बैरेक्ट का, सबका जिरोक्स करा के रखा था। ये लगभग मैं रोज शाम को पढ़ती थी कि मेरा वो था कि सरसरी नजर से एक बार देख लो। सेक्शन वाले क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करने, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद बैक फुट पे जा रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन डीप या टफ आएंगे वो सबके लिए टफ रहेंगे। तो आप ये कोशिश करें कि आपका ये बेसिक जो सेक्शन वाले हैं वो तो तय। मैंने सारे इंडेक्स के जिरोक्स करा के रखे थे वो सेक्शन में। और फिर जनरल कॉन्ट्रैक्ट से केस लॉ पे भी आपको काम करना है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे बस आप सेक्शन देख लो, बेलमेंट का, प्लेज का, उससे बहुत ज्यादा 5 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं आपको जो मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी है। तो स्नेहा कह रही है कि वहाँ के आप केवल सेक्शंस भी अगर देख के जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैसा ही डेप्थ में जाकर के पढ़ना है जैसा आप जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ करके आ रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो आपने एक दूसरा विषय बताया कि वहाँ से सवाल खूब पूछे जाते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। हाँ अच्छा, पब्लिक मैंने चूंकि पहले कह भी रखा है कि यूएन चार्टर को भी पढ़ना है, हाँ सर, हाँ सर, तो बिल्कुल। दोनों में सवालों का क्या रेशियो रहता है? मतलब अगर केवल यूएन चार्टर पढ़ के जा रहे हैं तो क्या सब कुछ कर ले जाएंगे? नहीं सर, जब मैंने अपेयरिंग में दिया था तो ज्यादातर मुझे केस लॉ मिले थे, जैसे जी। स्टेट रिकॉग्निशन से, सक्सेशन से, जी। ऐसे मतलब, जी। और ये डॉक्ट्रिन जो भी होता है, सब्सन और ये सारे। ये जो भी ये बता रही हैं, सिलेबस बता रही है, ये मुझे लगता है कमोबेश आप किसी भी विश्वविद्यालय के हों, आप ये रिकॉग्निशन, सक्सेशन, एक्स्ट्राडिशन और जो जनरल Asylum। प्रिंसिपल्स हैं, अजाइलम वगैरह है, ये सब आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ नया आपके लिए नहीं होगा। हाँ, जो आप कह रही हैं कि जब आपने अपेयरिंग में दिया था तो केस लॉ ज़्यादा पूछे केस गए। लॉ, बट इस बार जब मैंने दिया था तो यूएन चार्टर से मतलब, हाँ एक और चीज कि जो प्रेजेंट चीजें हैं, जैसे आप कोई भी काउंसिल पढ़ते हो या आईसीजे पढ़ रहे हो, किसी के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो जी। रिसेंट के मतलब चीजें भी पूछी हुई थी। अच्छा, जैसे ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे G7 देशों की बैठक हो, G20 हाँ। देशों की बैठक हो, जो हालिया हो रहा है, ये सब भी कुछ पूछा जाने हाँ की सर, रहती है? आए थे, रिसेंट से आए थे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चन जैसे मैंने इस बार जो किए थे उतने उस टाइम पे भी किए थे, जी। तो उस समय एडमिशन नहीं हो पाया था। जी, जी। इस बार का पेपर थोड़ा टफ था, जी। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेपर का स्तर बढ़ते जा रहा है कठिन हाँ। होने का, तो इसलिए ज्यादा मेहनत इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। ये कह रही है पिछले बार का पेपर टफ आया था तो इस बार का टफ आएगा, ये तो एक कहें कि आम धारणा है, और ये नहीं, बनाने मेरे वालों की- कहने का सेंस है जी। कि आप रिसेंट से भी जोड़ के चीजें पढ़ो, ये नहीं कि आप जी। कोई बुक उठा लिए और वो बहुत सारे पुराने की है और आप जी। उसको पढ़ते जा रहे हैं, जी। तो थोड़ा सा अपडेट रहना जरूरी है। जी। अब एक जो सबसे कॉमन चीज़ है, कितने सवाल कर ले जाएं कि एडमिशन हो जाए, और ये सवाल जो है ये मैं किसी खास कैटेगरी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं एक चूंकि अब आप उन लोगों के साथ भी उठ बैठ रही हैं जो कैटेगरी वाले हैं, उन लोगों के साथ भी उठ बैठ रही हैं जो प्लेन है, तो आप जिन भी लोगों से बातचीत करती हैं, या आपके मन में भी होगा ही, कितने सवाल एक व्यक्ति को, एक छात्र छात्रा को करने कम से कम जरूरी है? कम से कम वो ये सोच के चले कि हमको विश्वविद्यालय का जब इंट्रेंस देने जाना है तो निगेटिव मार्किंग होती है? नहीं सर, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, राहत की बात है। तो उसके मन में जब वो घर से चल रहा है अपने कलम दवात लेके सेंटर की ओर, तो उसके मन में क्या रहना चाहिए कि भैया आज हमको शाम को इतना सवाल करके, सही सवाल करके आना ही आना है? क्या रहना चाहिए मन में? सर मैंने जब अपेयरिंग में दिया था तो मेरे तब भी 63-64 क्वेश्चन सही थे, जी। लेकिन तब नहीं हो पाया था, जी। तो मुझे ये लगा था कि अब मुझे 70 प्लस करना ही है, जी। तो मतलब एडमिशन होने का चांस है। ये सर मुझे ऐसा लगता है कोई कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, अब ये क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है वो कितना हार्ड गया। अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड मतलब आए होंगे तो कट ऑफ बहुत लो जाएगी, मेरा जी। ऐसा मानना है। जी। अगर क्योंकि पिछले साल जो हुआ था जब अपेयरिंग में हुआ था तो पेपर इजी था, जी। हाँ, तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी। इस बार उतने ही क्वेश्चन करके मुझे एडमिशन मिल गया, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ लो गई थी। यहीं पर मैं चूंकि अपनी याददाश्त एक चीज बता दूं कि पिछली बार जो जिनकी पहली रैंक थी, मतलब जिन्होंने टॉप किया है एंट्रेंस, उनके 90 सवाल सही थे। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि पहले ये अक्सर होता है कि जो रैंक 1 रहती है उसके 85 सवाल, 90 सवाल, फिर नीचे वाले के 80-82 सवाल, फिर तीसरे चौथे तक आते गाते वो 70-75 पे उसी के आसपास घूमने लगता है कि 75-76 से करके। तो ये माना जाए कि अगर आप पेपर देने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम आपको ये 75 के आसपास, हाँ, तैयारी तो अपनी रखनी कि चाहिए। कम से कम आपके 75 सवाल सही होने चाहिए। आप कैटेगरी वाली बात तो बाद में कर लेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी के लिए कितना सवाल सही होना चाहिए, लेकिन आप जब यहाँ पर आ रहे हो तो ये मान के चलिए, सोच के चलिए कि कम से कम आपको सवाल जो करने हैं 75 से 70 एबव तो सर मान के 70 के ऊपर आप करें। अब इससे आपको ये भी समझना है कि मैं वही चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी रिजर्वेशन को लेकर के आ रहे हैं उसको भी किनारे रख दीजिए, उसको भी छोड़ देते हैं। अभी जो आप सोच करके आइए वो है कि 70 प्लस, 75 प्लस, 70-75 के आसपास आपको करना है। टॉट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? लॉ टॉट से सर टॉट से पेपर कठिन आए थे, मतलब केस लॉ ज़्यादा आए थे, प्लस प्राइवेट डिफेंस जो है ये पढ़ लीजिए। मैगजीन का मैंने ऐसा किया था कि 2 पेज का मैंने बनाया था यूट्यूब से ही, चैनल से देख के, लीगल नैरेटिव से, तो वो आप मैगजीन और उसका वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। कुछ नहीं, ज़्यादा से 15 से 20 मैगजीन भी आप तैयार कर लेंगे तो उसमें से आपको मिलेंगे जी। ऐसे। अब यहाँ पे चूंकि इस बार आप लोग के समय में लॉ ऑफ क्राइम्स में आईपीसी पूछा गया था, इस बार की जो चर्चा है वो ये है कि कुछ सवाल इस प्रकार के जो बीएनएस और आईपीसी की एक कहें कि कॉम्परेटिव, इसमें कौन सा सेक्शन था, इसमें कौन सा है, आपके समय में आईपीसी में आपको कैसे सवाल मिले थे? सर आईपीसी में ठीक थे, केस लॉ भी थे, सेक्शन वाइज भी थे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम हुई नहीं थी। थोड़ा सा टॉट के क्वेश्चन परेशान किए थे क्योंकि केस लॉ बेस्ड थे, वो भी ऐसे थे कि थोड़े समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, बाद में जब आप एंट्रेंस देके निकली होंगी, बाहर आई होंगी, या
अन्य लोगों से बात हुई होगी, तो क्या टॉर्ट वाला जो पोर्शन था वो केवल आपके लिए टफ था, कठिन था, या सबके लिए रहा होगा? सर मुझे लगता है सबके लिए सबके लिए होगा। रहा हाँ, होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों, क्या दिक्कत उसमें रही होगी? क्योंकि सर केसेस टॉट एक वैसे ही केस के लिए माना जाता है कि उसमें केसेस ज़्यादा होते हैं, जी। तो केसेस इतने ज़्यादा थे कि मतलब वो नहीं डील कर पाते। मतलब मुझे लग रहा है 10 से 12 क्वेश्चन तो मतलब केस बेस्ड थे ही टॉट में। तो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ की बात कर लेते हैं। फैमिली लॉ में चूंकि दो हिस्से हैं, हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ के, दोनों में सवालों का अनुपात जो है बराबर ही है। नहीं सर, हिंदू लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जी। मुस्लिम लॉ से कम आते हैं। मुस्लिम लॉ से स्पेसिफिक टॉपिक जैसे डाइवोर्स हो गया, जी। उस पर कोई केस वेस है तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। जी। तो और स्पेसिफिक कोई टर्म होता है, जैसे माइनर को कस्टडी में लेते हैं, ऐसे ही जिन्नत करके ऐसे words सिजानत होते हैं। है, हाँ, ये ठीक है। तो ये सारी आपको ये बताना चाह रही हैं कि जो मुस्लिम लॉ में जो कुछ गूढ़ किस्म के शब्द हैं, गूढ़ उर्दू के शब्द हैं, जटिल शब्द हैं और ख्यारुल बुलुग किस्म के, तो वो थोड़ा उस पर ध्यान देना है। हिंदू लॉ में सवाल कहाँ से किस प्रकार से पूछे जाते हैं? हिंदू लॉ में सर केस लॉ ज्यादा आते हैं, जी। सल्ला मुद्गल करके ये सब केस होते हैं, जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पे केसेस जी। आते हैं। अच्छा, केस लॉ की जब बात कर रही हैं स्नेहा, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सवाल जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, नेट का पेपर के साथ आपने देखा होगा, जरूरत नहीं पड़ी होगी भी, लेकिन आप हो सकता है देखा हो, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि 4 चीज़ें आपको साइड में इधर लिखी मिलती हैं। इधर लिखा हुआ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स लिखा हुआ है, जुडिशियल सेपरेशन लिखा हुआ है, और 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, 4 केस लॉज लिखे हुए हैं। तो उनको आपको मैच करना है कि किस केस लॉ में क्या चीज़ कही गई थी। और उसमें जो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो हो जाता है जहाँ पे वो ये ट्रिपल तलाक वाले केस लॉज हैं, चूंकि वो नाम एक ही जैसे लगते हैं, सब में कुछ में बानो लिखा हुआ है, कुछ में सा जुड़ा हुआ है। तो जब आप केस लॉज वगैरह पढ़ रहे हो वहाँ पर मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में, कहीं पर भी, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है केशवानंद भारती, कई जगहों पर हम लोग उसको रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो केस लॉज हैं उनमें कौन सी चीज़ डिसाइड हुई थी उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। तो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोगों ने नहीं करी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा हिस्सा है, क्योंकि बहुत कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंट्रेंस होना चाहिए था, इतना बड़ा उसका सिलेबस है। yes। आपको क्या लगता है कहाँ से कैसे किस प्रकार पढ़ना चाहिए? सर मैंने जो इंडेक्स का अगेन मैं बोलूँगी कि जी। इंडेक्स का मैंने जिरोक्स कराया था, तो जी। उसमें मैंने प्रेसिडेंट तक ऐसे कुछ तक का पूरा नहीं कराया था, जी। इतने तक का कराया था, उतने सेक्शन तैयार किए थे। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से भी केसेस आए थे। जी। और आप फंडामेंटल राइट्स अच्छे से तैयार करो, जी। ड्यूटीज तैयार कर रहे हैं तो जैसे मतलब एजुकेशन, ये सब अमेंडमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेंडमेंट का। और ये सब स्पेसिफिक आप, मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना नोट्स बना लें, बहुत इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आप अमेंडमेंट जितने हैं इंपॉर्टेंट वो सब एक जगह नोट करें और उसको बार बार रिवाइज करें, ऐसे तैयार करें। जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका सिलेबस है, उसके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ क्राइम्स है, क्राइम बोल लें, क्राइम्स नहीं, क्राइम बोलते हैं, क्राइम और सीआरपीसी एविडेंस से तो पूछा नहीं जाता है। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, कुछ क्या लीगल जीके टाइप की चीज़ या कुछ लीगल करंट अफेयर्स किस्म की चीज़ पूछी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, अगर आप यूएन चार्टर ऐसा इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं या फिर रिसेंट केस लॉ भी, हर सब्जेक्ट के रिसेंट केस लॉ अगर थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं तो वो मतलब आ सकते हैं ऐसे कुछ। यहाँ पे एक आपके लिए आसानी की बात भी है कि ये कोई एलएलबी का एंट्रेंस नहीं है। यहाँ पे चूंकि एलएलएम का एंट्रेंस है और आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने एलएलबी में पढ़ रखी हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। अब वो एलएलबी चाहे आप 5 ईयर ऑनर्स करके आ रहे हो, चाहे एलएलबी 3 ईयर करके आ रहे हो, विषय आपने लगभग पढ़े हुए होते हैं, वहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको लीगल जीके किस्म की चीज़ या लॉजिकल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग किस्म की चीज़ कुछ भी नहीं पूछी जानी है। आपसे जो भी सवाल पूछे जाने हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट से मैं यहाँ पर एक चीज़ खास पूछना चाहता हूँ, बेरेक्ट का क्या रोल है? सर बेरेक्ट का चूंकि मैंने पहले पढ़ा था ठीक से, उसके जो एलिमेंट्स है वो तोड़ के ऐसे पढ़े थे, तो मेरा ठीक ठाक था बेरेक्ट। तो मैंने सच में तैयारी 1-1.5 महीने ही की है, और आप भी उतना करके टॉप कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन फॉलो करें। और मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी और 2 बजे लंच करने उठती थी, फिर मैं मतलब रात में 8 बजे लाइब्रेरी से आती थी। और ये 1.5 महीने मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि उससे पहले मैंने ट्यूशन भी देती थी, कंप्यूटर क्लासेस भी जाती थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इन लोगों की सहूलियत के लिए पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने चलिए अपना पैटर्न बता दिया, जिसको टॉप नहीं करना है, जिसको बस केवल एक सीट लेनी है, ये मैं आपको
क्या कहते हैं उसको, फ्री हैंड दे करके पूछ रहा हूँ, जिसको केवल एक सीट लेनी है, वो अभी से अगर आज से ये वीडियो देख रहा है तो आज से वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर मेहनत करना शुरू करे, वो क्या ऐसा करे कि जो उसका जो एडमिशन है वो किसी प्रकार से हो सके। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएं। और सर मैं ऐसा भी करती थी, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ती थी, अगर मुझे लगता था कि अगर किसी बुक में नहीं सफिशिएंट है, जैसे टॉड के क्वेश्चन एमसीक्यू हर जगह नहीं मिलते हैं, तो मैं तुरंत उसको गूगल पे करके पढ़ लेती थी कि मतलब उस पर है तो लाओ उस पर लगा ले कहीं से। और मैंने एक चैनल पे पढ़ा था, लीगल नरेटिव करके है, तो सर वो 12 डेज की सीरीज चलाए थे एंट्रेंस के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट थी। वहाँ से सर मुझे बहुत हेल्प मिला। और सबसे बड़ी बात थी उस चैनल की टीचरों की कि अगर 2 बजे रात में मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो विद एक्सप्लेनेशन वो आता था उधर से, तो उन लोग का सपोर्ट बहुत रहा जी। हाँ सर। तो अगर आप एक सीट चाहते हैं तो खैर उन्होंने अपना बताया कि उनका क्या शेड्यूल था, अगर आप इतनी हाँ एक चीज सर मैं और कहना चाहूंगी कि आप PCSJ का और बिहार जुडिशरी का MCQ लगा के आए, क्योंकि मैंने 2002 से लेके 2023 या 20 में जो लास्ट हुआ था, मैंने एक अपनी कॉपी बनाई थी, उसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे कॉन्ट्रैक्ट के 2002 से लेके अब तक के जितने बार, क्योंकि बीच में गैप करके एग्जाम हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन नोट किए थे, मेरा हैंड रिटन था। तो उसमें से सर 15 से 20 क्वेश्चन मुझे DDU मिले थे और करीब 8 से 10 क्वेश्चन LU में मिले ही होंगे। वो एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि आप यूपी और बिहार के, क्योंकि सर मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने सारी यूनिवर्सिटी के जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है सबके MCQ लगाए हुए थे, और सब सारी स्टेट यूनिवर्सिटी का एक ही पैटर्न है कि जो जैसे झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, तो ये यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि सारे प्रीवियस ईयर जो PCSJ के हैं उन्हीं क्वेश्चन को ये लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं जुडिशरी एग्जाम में पूछे हुए हैं जी। तो यहाँ पे एक मदद आपको ये मिल सकती है, अगर आपके पास जैसे इन्होंने 2-3 किताबों के नाम बताए हैं, अब उसमें से मान लीजिए आपके पास अग्रवाल की है, जैन की नहीं है, सिंघल की नहीं है, तो आज ही भाग के जा करके किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं किताबों में से उन सवालों को ढूंढ लीजिए जो उत्तर प्रदेश के PCSJ के परीक्षा में प्री में पूछे गए हैं, बिहार में पूछे गए हैं, MP झारखंड में, जो ये नॉर्थ इंडिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के सवाल सच में आप कह रही हैं कि इधर उधर किए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ से उन सवालों को देख करके आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। अब ये मैं स्पष्ट कह दूँ, ये इसका उदाहरण भी है और इनकी गवाही भी है कि अगर आप विश्वविद्यालय से सोच रहे हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मुझे मिल जाए, वो मिलेगा नहीं। अब जैसे ये पेपर देकर के निकल के आए, इन्होंने मुझे 10-20 सवाल बता दिए, कोई XYZ कोई भी निकल करके आया, उसने मुझे 10 सवाल बता दिए, कोई 20 सवाल नहीं बता पाता, क्योंकि उतनी गर्मी रहती है उस समय जब आदमी निकल रहा होता है तो जल्दी घर भागना चाहता है। लेकिन कुछ लोग घर जा करके बताते हैं, तो वही सब मिला जुला करके आपको बताया जा सकता है। अगर आप इस भरोसे बैठे रहें कि मुझे जब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा या मुझे खास लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की स्पेसिफिक गाइड मिल जाएगी, तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो प्रयास ये करिए कि इन्हीं विषयों से आप कम से कम समय में अधिक से अधिक MCQs लगाने का प्रयास करिए। और प्रदेश इन्होंने बताया है कि यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ऐसे प्रदेशों के यूपी बिहार का तो लगा ही ले। और सर एक और क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा गया कि MCQ याद नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, मैंने कैसे तैयार किया? क्योंकि मैं सर ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसे तैयार हुआ था, जो मैंने 1-2 बुक भी उठाई थी MCQ की, उसमें मुझे इतनी अच्छे से तैयारी थी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे वो पता रहता था उसका आंसर क्या है, उसके पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बुक में। तो मेरी ऐसे लेवल की तैयारी थी। और ये तैयारी इसको किस तरह से करना है, ये बहुत बार पूछा गया मुझसे। तो जो मैं पहले पैटर्न में फॉलो करती थी वो ये था कि अगर मुझे 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं तो मैं घंटे बैठे रहती थी, याद करती रहती थी। उसमें अगर मुझे 10 क्वेश्चन अगर भूल जाते थे तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती थी कि मैंने समय दिया फिर मुझे भूल, क्योंकि मुझे कंप्लीट पूरी तैयारी अपनी चाहिए थी कि मुझे जितना मैं पढ़ूँ मुझे एक भी क्वेश्चन ना भूले। तो सर इसका मैंने मतलब अपना वो पढ़ने का तरीका चेंज किया। और मैंने ऐसा किया कि अगर आप कोई भी बुक उठा रहे हैं तो मैंने IPC का जैसे 5 पेज लिया A4 साइज, उसको स्टेपलर कर लिया, रख लिया। हर सब्जेक्ट का मैंने 2-2, 3-3 पेज, 5-5 पेज जिस हिसाब से उसकी है सेक्शन, तो मैंने उसको स्टेपलर करके रखा था। और जब भी आप कोई बुक उठा रहे हैं और IPC आज आपको पढ़ना है, अगर 200 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ें। सेकेंड टाइम आप पढ़ें तो आप उसमें से जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मैं भूल रहा हूँ या नहीं आ रहा है या थोड़ा सा मतलब केस लॉ है, तो आप उसको नोट डाउन करें। फिर अगेन थर्ड टाइम पढ़ें, फिर अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको लिखें। ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बार बार भूलेंगे।
नहीं तो अदरवाइज आपको चीजें तैयार रहती हैं। जो भूलता है उसी पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और जब फोर्थ टाइम पढ़े तो वो जो आपने नोट किया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको बार बार भूल रहे हैं उस बुक में, तो उसको बस पढ़ें। ऐसे में मैंने 4 बार हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा था। कोई भी एमसीक्यू मैंने जो एके जैन की या परीक्षा मंथन उठाई थी तो मैंने ऐसे पढ़ा था। और वो जो मैंने सर 5 पेज का जो बनाया था, मुझे लगता है अगर मैं वो भी अपना किसी को दे दूँ, अगर मेरे पास रहता है, हाँ मैं लाइट होती तो दिखाती जरूर कि वो दे दूँ, तो वो भी बच्चे का इंटरेस्ट निकल जाए, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूड थे। इससे फायदा ये होता है कि आपको एक सेक्शन पे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, उसके एलिमेंट से पूछे हैं या केस लॉ उस पे पूछे हैं या सेक्शन बेस पूछे हैं, वो सब पता चल जाता है। वो आप वही नोट करते जाएं। ऐसे मैटर नहीं करता आप कितना अच्छा साफ लिख रहे हैं, गंदा लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए जी। इसलिए हर बच्चे को मुझे लगता है अपना एक वेपन तैयार रखना चाहिए कि आप उस समय पे कैसे, क्योंकि मैं बुक उठाती हूँ तो मुझे टेंशन होने लगता है एग्जाम टाइम में, तो मुझे अपना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि लास्ट टाइम में मैं उससे अच्छे से रिवीजन कर सकूँ जी। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल मेरे मन में थे और जो सवाल आपके माध्यम से आ रहे थे, 2-3 चीज़ें खूब पूछी जाती रही हैं, बार बार पूछी जाती रही मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, और उसको कहीं से भी इकट्ठा करके हम लोग एक बात कर ही रहे लगातार। और दूसरी चीज़ जो ये है कि इतने कम दिनों में कैसे तैयारी करें, कम दिनों में, तो हो सकता है आपको ये सारी बातें सुनी लगें, आपको लगे कि ये बातें मुझे भी पता हैं, लेकिन बातें आपको पता हैं और उन बातों पर आप कितना अमल करते हैं वही आपका रिजल्ट तय करेगा। और अगर आप इन बातों पर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस हूबहू आप यही सारी बातें बिल्कुल मान के बैठिए, आपका भी तरीका होगा, आप भी किसी तरीके से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आपको इस पूरे कन्वर्सेशन में, अगर आप इस वार्तालाप में कुछ भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये नया है मेरे लिए, ये सही है मेरे लिए, या ये मैं ऐसे कर रहा था, तो निश्चित ही आप सफल होंगे और आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, आपकी ओर से कुछ आप आखिर में कहना चाहती हूँ लोगों को शुभकामना के तौर पे, तो आप बिल्कुल कहिए। मैं ये कहूँगी कि चीज़ें बहुत आसान है, एंट्रेंस निकालना बहुत आसान है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। और अभी जो है बहुत जिनकी तैयारी नहीं है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम पे यही किया था। 1-1.5 महीने में मैंने तैयारी की थी। मेरा तो इवन बेसिक भी सही नहीं था, क्योंकि कोविड में मेरा पूरा फर्स्ट ईयर चला गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के लिए रोकूंगा, ये इसलिए रोक रहा हूँ कि कितने लोग का सेक्शन है, मतलब कितने लोग का पूरा बैच है आपका? सर 70 लोग। 70 लोगों का बैच है। आपको इंटरनेट पे जब दिखता है तो 60 लोगों का वो दिखता है बैच। वो किस लिए है, वो कोटा वगैरह, मतलब कुछ तो न्यूमेरिक कोटा है, कुछ शिक्षकों का है, वो अलग बात है। मैं जो पूछना चाहता हूँ आप लोगों तक, एक जो मैसेज देना चाहता हूँ कि उन 70 लोगों में जब इंट्रेंस के बाद आपकी लोगों से बातचीत हुई, सेमेस्टर्स में बातचीत हुई, तो क्या ये लगा कि सबने बड़ी रिगरस, बड़ा क्या बोलें कि बड़ा जटिल परिश्रम किया है, सबने आपकी तरह परिश्रम किया है? क्या लगा आपको कि सब लोग वैसे ही आए हैं, मतलब सब बहुत मेहनत से आए हैं क्या? सर नहीं, 8 घंटे की पढ़ाई वाले? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये भी रीजन है। आप एक चीज मान के चले कि सीट्स कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। आपके साथ वो भी हैं जो आपसे बहुत सीनियर है, जिन्होंने यूडीसी की प्रिपरेशन भी की है। आपके साथ आपके जूनियर भी हैं, जो तो किसी का गैप भी हुआ होगा, तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। तो मैं अगेन कहूँगी कि आपको बेसिक्स आपका ठीक रहना चाहिए, तो निकल जाएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ सर, ये तो है कि मतलब सीनियर से ज़्यादा कंपटीशन रहता है। कई लोग हैं जो जिन्होंने पीसीएस दे दिया हुआ है, जिन्होंने मेंस दिए हुए हैं, तो उनसे थोड़ा सा। और ये जो चूंकि नियम आया, जो ये डिसीजन आया 3 साल की प्रैक्टिस वाला, तो उसके बाद बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं वो कि ये चल जाए। तो मुझे लगता है कि आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी इस बार नंबर बढ़ेगा। जैसे हाँ। जितने लोगों ने, मुझे लगता है आपके समय में 3000 या 3500 लोगों ने पेपर दिया था, फॉर्म ज़्यादा लोगों ने भरा था। तो खैर वो नंबर से आपको कोई नंबर गेम से लेना देना नहीं है। आपको केवल आपकी एक सीट देखनी है, आपको ये चाहिए कि विश्वविद्यालय में कैसे। सर मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो सीट, ये मेरे टाइम पे भी एक बार मेरे मन में ऐसा आया था डीडीयू का, जब मुझे देना था इस बार, तो मैं एक दिन लाइब्रेरी गई तो मैंने देखा पेपर में कि उस टाइम पे 800 समथिंग बच्चे, क्योंकि 35 सीट थी तो 15 सीट जनरल की होती है, तो 800 कुछ बच्चे, अभी वैसे 1150 के मतलब बच्चे दिए थे, लेकिन उस दिन मैंने देखा 800 कुछ बच्चे दिए थे, तो इवन मैं भी घबरा गई थी उस दिन। मैंने कुछ नहीं पढ़ाई कि बस यही टेंशन था कि इतने सारे बच्चे दिए हैं। हर बच्चा घबराता है, मतलब थोड़ा बहुत उसके मन में घबराहट रहती है। दूसरी चीज पेपर कब होगा, कैसे होगा, ये सब छोड़ दीजिए। वो जब हाँ, लेकिन वो चीज मायने नहीं रखती है, क्योंकि हाँ सर, मेरे टीचर्स जो थे, जो लीगल नैरेटिव के थे, वो लोग भी कहे थे कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने उस दिन से पेपर देखना भी छोड़ दिया कि कितने बच्चे डाले। मुझे इतना पता था मुझे एक सीट लेनी है, बस कैसे भी करके लेनी है। आपका एडमिट कार्ड एक दिन आना ही आना है, आपके एग्जाम की डेट एक दिन आनी ही आनी है, शेड्यूल पे जाके आपको एग्जाम देना ही देना है। तो उन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। उन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए हम लोग हैं, आपको मुहैया हो जाएगी जानकारी।
आप केवल इतना काम करिए कि अब जो बचा हुआ समय है उसमें अधिक से अधिक सवालों को पढ़ने का, हाँ तैयार करने का प्रयास करिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि आप रट नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो रटना याद करना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप एक बार देख के जाएंगे तो चीज़ें, मुझे लगता है कि जब वहाँ पे आती हैं पेपर में सामने, तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाता है काम हाँ भर का। सर, जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, और रटने का मतलब रटना ऐसे नहीं है, आपको देखना है। जैसे मुझे सर, अगर मैं लाइब्रेरी अगर आधे घंटे पहले भी पहुंचती थी, जैसे मेरा जो स्लॉट रहता था ये सब्जेक्ट पढ़ना जी। है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को एक सरसरी नजर से देख लेती थी। मेरा बस ये था कि उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो, जितनी बार हो सके आप पढ़ो। आप एक ही बुक, जैसे पहले ऐसा होता था मैं ढेर सारी बुक ले लेती थी, उसको भी पढ़ो उसको भी पढ़ो, रिवीजन ना कर पाओ तो वो चीजें भूल जाओ। तो उससे बेटर है कि आप एक ही बुक उठाओ और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो, जितनी बार हो सके। आप कुछ नहीं तो आप उसको एक बार देखो, अच्छे से देखो, जितना भी टाइम मिले। तो यही एक तरीका है सर। बस मैं अंत में यही कहूँगा कि आप, खैर ये थोड़ा सा अप्रासंगिक है, प्रैक्टिकल भी नहीं है कहना, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो, और आप जब कैंपस में आए, स्नेहा को मिले, तो आप बोलें इनको कि मैम, दीदी आपकी वजह से, आपकी बताई कुछ बातों को सुनने की वजह से मेरा कुछ लाभ हुआ है। बस अपना वही उद्देश्य है। और जून का 11वां दिन है और बहुत गर्म दिन है, 41-42 डिग्री तापमान है, उसमें हम लोग लगातार जो ये मुँह वगैरह पोंछ रहे हैं, इससे आप कुछ परेशान नाराज ना होइएगा। बाकी इन बातों में से अगर आपको कुछ भी सही लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ भी आपका सुझाव हो, समीक्षा हो, शिकायत हो, जरूर कहिएगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी अन्य लोग हैं जो जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है और अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।